अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। वो ये है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन होने के लिए यानी कि मुआहदा जो है वो तय पा चुका है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है जिसके इम्पैक्ट हम मार्केट में भी देख सकते हैं, जिसके इम्पैक्ट हम इन द मीन्स ऑफ इकोनॉमी देख सकते हैं। ट्रस्ट के जो हमारे पास हम कह सकते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान की मार्केट पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे या पाकिस्तान के ट्रेड एंड बिजनेसेस पे। तो ये है इसका इम्पैक्ट, ये है इसके फ्रूट्स जो आज वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं। कल की फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग थी IMF के डेलीगेट्स के साथ, हमने US में देखा, उस कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत हुई और ख़ासकर IMF एंड वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ जो उनकी मीटिंग हुई, उसमें वाज़े तौर पे ये एक हम कह सकते थे कि उस मीटिंग के आउटकम में ही ये इम्पैक्ट आ चुका था कि जो पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो साइन होगा और अब एक स्मूथली जो है वो ट्रांच डिसबर्स होगी $1.2 बिलियन की। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है और जो अब ओवरऑल हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सिनेरियोज देखे जा रहे हैं या जो ये ट्रिगर्स बिल्डअप हो रहे हैं, ये कितना ज़्यादा फेवरेबल होंगे पाकिस्तान की मार्केट के लिए, बिजनेसेस के लिए। और जब पाकिस्तान एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में है तो ये जो 3.5 साल का प्रोग्राम जो बखूबी पाकिस्तान इसके तमाम हम कह सकते हैं कंडीशनैलिटीज़ को फुलफिल करके, अमिड वी हैव दी नेचुरल डिज़ास्टर्स, लेकिन उसके बावजूद हम उसको भी टेकअप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का खैर मकदम भी किया है कि IMF के साथ जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुआहदा हुआ है, तो ये कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ हम इस मुआहदे के जो एक मुस्बत असरात हैं वो स्टॉक मार्केट पे इसलिए भी देखेंगे क्योंकि अभी जो आज की मार्केट है वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि एक रिजर्व, एक कॉशियस मार्केट थी, क्योंकि कल की बहुत ज़बरदस्त तेज़ी के बाद यानी कि 7,000 पॉइंट्स अप होने के बाद मार्केट ने आज उसको कंसोलिडेट किया है, स्टेबल किया है और 200 पॉइंट्स का हमने देखा है कि एक सेटलमेंट की गई है। फ्लैट बट पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो आज की मार्केट को हम थोड़ा सा काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसके इंपैक्ट मजीद जो हमारे पास बाकी दिन रह गए हैं, बाकी ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, उसके अंदर आते हुए दिखाई देंगे। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के हवाले से। IMF की अपनी भी प्रेडिक्शन है कि तकरीबन 3.2% जो है वो 3.6 जो है वो परसेंट हो चुकी है, यानी कि 3.2 से बढ़ा के 3.6% की पेशन गोई की गई है IMF की जानिब से। इट मीन्स कि हमारे जो आपको याद होगा जब ये 5E फ्रेमवर्क लॉन्च गया था तो उस वक्त ये बताया गया था कि हमारी जो GDP है तो अप्रॉक्सीमेट हमारी फोरकास्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फोरकास्ट 3.6% पे थी, लेकिन अब जब IMF ने उस वक्त 2.8% पे आपको याद होगा कि प्रेडिक्शन की थी और वर्ल्ड बैंक ने 3% पे की थी, लेकिन अब हमारे पास IMF की जानिब से ये नंबर्स आए। इट मीन्स कि 3.6% की प्रेडिक्शन IMF GDP ग्रोथ के हवाले से कर चुका है। तो यकीनन इसके अंदर मजीद जो है वो हम ऐड ऑन करते हुए चीज़ें दिखाई देंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकॉनमी के हवाले से, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान के दरमियान 37 माह के एक्सटेंडेड फंड सहूलत EFF के दूसरे जायजे और 28 माह के रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फंड RSF के पहले जायजे पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे की मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मशरूत है, जिसके बाद पाकिस्तान को मजमूई तौर पर तकरीबन $1.2 अरब जारी किए जाएंगे, जिससे दोनों प्रोग्रामों के तहत कुल रकम $3.3 अरब तक पहुँच जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का इक़्तिसादी प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है, जिसकी वाज़ेह मिसाल माली साल 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस है। महंगाई में कमी, ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और हुकूमती बॉन्ड्स पर सूद की शरहों में कमी मुआशी इस्तेहकाम की गम्मास है। ताहम हालिया तबाहकुन सैलाब ने मईशत पर मनफी असर डाला है। इसके नतीजे में माली साल 2026 के लिए GDP की शरह नमू 3.25 से 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान है। हुक्काम ने अपने अज़्म का अदा किया है कि वो मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स इस्लाहात और साख्ती तब्दीलियों को जारी रखेंगे। IMF ने स्टेट बैंक की मालियाती पॉलिसी को सराहते हुए कहा है कि महंगाई को 5 से 7% के दरमियान रखने के लिए मोहतात इक़दाम किए जा रहे हैं। बयान के मुताबिक हुकूमत के तरजीहात में मईशत को मुस्तहकम करने के साथ साथ निजी शोबे के फरोग, ज़राई इस्लाहात और बैनुल-अक़वामी तिजारत को वुसअत देने के इक़दाम शामिल हैं, ताकि वतन अजीज एक पायदार और मुतवाज़न मुआशी तरक्की की राह पर गामजन रह सके।
जी, रिपोर्ट आपने देखी आईएमएफ के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर साहब, आईएमएफ के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम। ये सफ़र बहुत तवील और बहुत मुश्किल भी था, लेकिन पाकिस्तान की जो एक हम कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेसी या फिर हम पाकिस्तान की जो एक स्ट्रैटेजी दिखाई दी पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, और ख़ासकर जो हम अभी वक्त देख रहे हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे अभी हम हैं, इसके आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यानी कि इसके आगे हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से, आईएमएफ की मजीद कंडीशनैलिटीज़ के हवाले से, ट्रांच डिसबर्स हो रही है ऑफ कोर्स 1.2 बिलियन डॉलर्स की, ये एक ह्यूज सक्सेस है, लेकिन इसके बाद हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मजीद बढ़ जाएंगी, क्या कहेंगे? जी ठीक है। और मैं देखिए अभी नताशा आपने कुछ चीज़ें इंडिकेशन की, इसमें डिप्लोमेसी का भी यकीनन रोल है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उनका रोल हमें बहुत पॉजिटिव रोल है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी जो कंडीशनलिटीज थी उन पर शुरू में कुछ क्वेश्चन आए थे, पर वो भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर से मुतालिक नहीं थे, बल्कि वो जो उनकी कंडीशनलिटीज थी रिस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक, उस पर राइट। उन्होंने 4-5 चीज़ों को इंडिकेट किया था कि यहाँ रेक्टिफिकेशन की अभी ज़रूरत है। लेकिन स्टाफ लेवल के बाद जब आप बोर्ड में जाएगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो स्टेज होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर बहरहाल डिप्लोमेसी का रोल आता है। वहाँ जो डिप्लोमेटिक हमारे चैनल्स होते हैं, उस लेवल पे जाके उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ जो बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें जो अप्रूवल होती है, जब स्टाफ लेवल से बात आगे चली जाती है, तो वाशिंगटन में उनकी जो मीटिंग होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, उसमें कोई अप्रूव किया जाए किसी लैंडिंग को या ना किया जाए या रोक दिया राइट। जाए, वो वोटिंग की प्लेस पे फैसला होता है। और उसकी वोटिंग में बहरहाल बहुत बड़ा जो रोल होता है वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज और यूएसए के 17% वोट तो सिर्फ यूएसए के होते हैं, वहाँ डिप्लोमेटिक रोल होता है। और आई होप सो के जो हालात चल रहे हैं, वहाँ भी 100% चांसेस है कि वहाँ भी अप्रूवल मिल जाएगी। पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, आप समझते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो ये आईएमएफ का स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो रहा है, इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे स्टॉक मार्केट, इन द मीन्स ऑफ इकोनॉमी, और ख़ासकर हमारे जो एक ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा हम अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें और ये देखें कि किस तरीके से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मौजूद हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, न्यू मार्केट्स ओपन अप हो रही हैं, हम नई और मज़ीद मार्केट्स को टैप कर सकते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी लग रही है अभी? देखिए, इसमें मैं दो चीजें इंडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि एक होता है कि एक जर्नलिस्टिक हलकों में, पब्लिक लेवल पर, पॉलिटिकल फ्रंट्स पर एक क्रिटिसिज्म भी आता है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आईएमएफ के पास जाना जो होता है वो मजबूरी होता है आईएमएफ मेंबर कंट्रीज की। आईएमएफ का लोन कोई डेवलपमेंट लोन नहीं होता कि आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। वो आपके करंट अकाउंट या जो यूं कहें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के जो बैलेंसेस हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए होता है, ताकि आपकी एलसीज खुलती रहें, आपके ट्रेड होती रहे इंटरनेशनल मार्केट में। उसको मेंटेन रखने के लिए हम आईएमएफ के पास जाते हैं। वो जो हमारा 7 बिलियन का उनसे एग्रीमेंट था, जिसकी आपने इंडिकेट किया है कि 1.2 बिलियन डॉलर अब उसके मिल रहे हैं तीसरे इंस्टॉलमेंट में, वो करंट अकाउंट बैलेंस को या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए होता है ना। उसका डेवलपमेंट से कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्या फायदा हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है। इसका उससे देखिए ताल्लुक नहीं, ये आपकी करंट हेल्थ जो है इकोनॉमी की, उसको मेंटेन रखने के लिए होता है। दूसरा, इसमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसको मैं कहूंगा कि बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिको इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, डिसीजन इकोनॉमिक होते हैं, लेकिन बहरहाल वो पॉलिटिकल लेवल पे उन डिसीजंस को किया जाता है, पार्लियामेंट के लेवल पर, कैबिनेट के लेवल पर उन पर डिबेट होती है, वो डिसीजन लिए जाते हैं। उसके लिए विल पावर चाहिए होती है। उसका अनफॉर्चुनेटली एक फुकदान देखने में आता रहा है पाकिस्तान के केस में। तो आईएमएफ से जो हम बार बार एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये लेता हूँ कि उसकी वजह से हमें बहुत सारे वो चीजें जो हम ना कर पाते, हम उस एग्रीमेंट के बाद करते हैं। उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है, जैसे अभी जब स्टाफ लेवल की टॉक हो रही थी, उससे पहले जो उनकी टीम, टेक्निकल टीम आई थी, उसमें उन्होंने कुछ चीजें इंडिकेट की। जैसे एक उनका इंडिकेशन था कि पाकिस्तान वेल्थ फंड आपने बजट में भी अनाउंस किया था, वो अभी नजर नहीं आ रहा, उसको बनाना होगा, ताकि ये जो हमारे स्टेट ओन इंटरप्राइजेस है, जिसमें पीआईए की बात आ गई है सामने, इस तरह के जो अदारे हैं, जब उनको आप प्राइवेटाइज करेंगे तो राइट। उसे वेल्थ फंड बनाना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी।
इसी तरह टैक्स रेवेन्यू के हवाले से एक चीज डिसाइडेड थी, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था पाकिस्तान के लेवल पर कि प्रोविंशियल बजट जो है, जो हमारे प्रोविंसेस हैं, जी उनका बजट सरप्लस में करेंगे। और कोई मिला के एग्रीगेटिव हमने कहा था कि 1.4 ट्रिलियन रुपीस का था हमारा, 1450 के करीब बिलियन रुपीस के करीब था कि वो सरप्लस होगा। जब प्रोविंसेस का सरप्लस हो जाएगा तो उसके बाद ये जो प्रोविंसेस में को बार बार ग्रांट्स की जरूरत होती है या फेडरल राइट अवार्ड्स की जरूरत होती है, उसको हम रिविजिट कर सकते थे, क्योंकि मसला बर्डन तो अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट पे आ रहा होता है ना, जी डेट्स का भी और डेफिसिट फाइनेंसिंग का भी। तो ये था कि प्रोविंसेस अपना सरप्लस क्रिएट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्रोविंस जो है वो सरप्लस बजट अपना क्रिएट नहीं कर सका। उसमें ठीक है, जो अनफोर्सिन हुआ है, फ्लड्स की सूरत हाल थी, वो भी एक उसका रीजन था। राइट और राइट। बहुत सारे इसके मल्टीपल रीजन हैं लेकिन ओवरऑल जो अगर डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स अगर थोड़ा सा हम देखें तो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुली जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट के हवाले से, हम बात करें अगर इन्फ्लेशन के हवाले से, हम बात करें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले पास, तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें इन हैंड दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैं पहले आपको इंडिकेट कर दिया कि वो जो आईएमएफ से जब टॉक, हमारी एक लंबी टॉक भी हुई है ना आज के, इससे राइट पहले स्टाफ लेवल से पहले, जी जी उसमें तीन तीन उसके हिस्से होते हैं। उसमें जो था ना स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस वाले इंडिकेटर थे जो आप बता रही हैं अभी, जी 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 उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस, ट्रेड सरप्लस का हो चाहे डेफिसिट फाइनेंसिंग राइट का हो राइट चाहे जीडीपी ग्रोथ रेट हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बाकी जो दो है ना स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो हमने बात की थी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, उसकी बात हो रही है। हमें राइट। हमारी जो था कि जो हम कैलकुलेट करते हैं एफबीआर के टारगेट्स क्या हैं, अच्छा उसकी दूसरा रेवेन्यू। ये कि आपने जिक्र क्लाइमेट चेंज का भी किया है, तो हमारे पास जो ये क्लाइमेट चेंज क्लाइमेटिक करना डिजास्टर्स हो जाते हैं नेचुरली होते हैं और इसमें पाकिस्तान का इतना कोई रोल भी नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान इस पूरे डैमेज को भुगतता भी है। जी जी। तो इसके हवाले से भी बताइए कि खासकर जब हम आईएमएफ से इतनी ज़्यादा निगोशिएशंस भी कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त किस्म के हमारे डिस्कशंस के पूरे एक दौर चल रहे हैं, तो उसमें अब जो एक फ्रूटफुल इम्पैक्ट है वो आ गया है कि हाँ ट्रांच डिस्पर्स हो रही है, लेकिन जो हमारे पास अभी तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से है ये एक मिसिंग है। तो ये एस्पेक्ट भी आप समझते हैं एड्रेस हो जाएगा नियर टर्म में? बहुत अच्छी है, आपने एक चीज इंडिकेट की, क्योंकि ये इसमें डिस्कस हुआ था और इसमें बहुत ज्यादा, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन रही है इसमें, इसलिए इसको आपने अच्छा हाईलाइट कर दिया। मैं इसको एक्सप्लेन मुझे करना था वरना अदरवाइज, कि इसमें पाकिस्तान उन कंट्रीज में है जिनका जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसको जो फेस करनी पड़ रही है, पाकिस्तान उनमें से है जिनको बैडली फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम जो क्रिएट की है, क्रिएट करने में पाकिस्तान का शेयर तो 1% भी नहीं है, राइट लेस देन 1% है, लेकिन फेस तो हम कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से, जिनके इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, वो कंट्रीज ज्यादा कंट्रीब्यूट करें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। उसमें पाकिस्तान ने एक फैसिलिटीज दी थी जिसपे मैं समझता हूँ आईएमएफ को सही से या तो एक्सप्लेन नहीं किया गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, कि उन्होंने कहा कि जो एफडीआई आ रही है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एफडीआई राइट है, जिस पर हमने एग्जाम्शन कहा था कि हम इस पे एग्जाम्शन देंगे। खासतौर पे जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जी हम चाह रहे थे ऑयल रिफाइनरीज जो है उनको मॉडर्नाइज किया जाए कि वो इन्वायरमेंटल इशू वहां से क्रिएट ना हो, कार्बन वहां से क्रिएट ना हो। तो उस पर हमने एग्जाम्शन की बात की थी। आईएमएफ ने कहा कि इस पर एग्जाम्शन नहीं देनी चाहिए। तो अगर वो एग्जाम्शन को अपोज करेंगे तो खुद वो अपनी पॉलिसीज को अपोज लेट्स कर रहे सी हैं। कि मे बी पॉसिबल कि आगे मजीद जो डिस्कशंस के उसके और होगा जो डिटेल्स हों तो उसके अंदर ये चीज़ एड्रेस कर उसको ली रेफर जाए, कर दिया गया, क्योंकि उससे हम रेफर कर फाइनेंस दिया मिनिस्टर साहब की भी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, जमील अहमद साहब भी बैठे हैं वहाँ पर, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो तमाम हमारे पास जो एक राइट मैन फॉर द राइट जॉब्स ऑलरेडी हैं, तो मे बी कि ये तमाम चीज़ें एड्रेस हो जाएं। एक और चीज़ जो आईएमएफ की जानिब से देखी गई है वो है 3.6% की जीडीपी ग्रोथ के हवाले से प्रिडिक्शन। इसको कैसे समझते हैं आप, ये कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान ऑलरेडी इसको 3.6% की जीडीपी ग्रोथ जो है फोरकास्ट कर चुका था, अब आईएमएफ ने भी कर दी है आज की तारीख में। अगेन अगेन वही कि जो हमारे क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं उस जी पर आईएमएफ ने अप्रिसिएट किया तमाम क्वांटिटेटिव टारगेट पर, और उन क्वांटिटेटिव टारगेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो जीडीपी ग्रोथ ही होता है, जहां सारे टारगेट आके मर्ज हो जाते हैं, उनकी समरी समझ लें आप उसको होता है। तो वो राइट 3.6 की प्रेडिक्शन की गई है, पिछले साल 2.7 हमने अचीव की थी। लेकिन इसमें एक चीज है कि हमें रेट स्ट्रक्चरिंग करनी होगी, रिफॉर्म्स करनी होगी, 3.6 अचीव हो जाएगा, जो हमारे अपने पुराने एस्टिमेट से भी बेहतर है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो एस्टिमेट्स थे उनसे भी बेहतर है। ठीक है, अप्रिशिएटेबल है,
लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, हमें 5% की ग्रोथ की जरूरत है। राइट। हमें ऐसा उस तरफ जाना है, हमें इम्प्रूव करना है इसे। लेकिन थ्री वो बस पॉइंट पे मूवमेंट हमें बस साइकिल लॉन्ग से टर्म निकल प्लान के एक नहीं देना। स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ चाहिए हमें, जो कि जी सिर्फ जी जी। ग्रोथ होना चाहिए। 3.6 पर बात नहीं, हमें इससे आगे जाना है इंशाल्लाह। इससे आगे जाना है ऑफ कोर्स, और तमाम जो हम कह सकते हैं तैयारी है या हमारी जो एक प्रिपरेशन है वो ऐसे ही दिखाई दे रही है कि इस पे मजीद जो है वो स्पाइसेस ऐड ऑन हो सकते हैं। एक्सपोर्ट के नंबर्स को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, रेमिटेंसेस के लिए थोड़ी सी फैसिलिटेशन दी गई, थोड़ा सा एक स्मगलिंग पे क्रैकडाउन किया गया और रेमिटेंसेस के नंबर्स इंक्रीज हो गए, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट के लिए अभी बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस बार कोई रिजल्ट्स आ सकते हैं पॉजिटिव? देखिए, एक्सपोर्ट का जो ताल्लुक है बेसिकली वो हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है, इन्वेस्टमेंट से। एफडीआई की जब हम बात करते हैं, एफडीआई भी एक सेक्टर है जो एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करता है। जी। तो एफडीआई का आना, इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपार्ट फ्रॉम फेडरल साइड पे कुछ वर्क होता है, प्रोविंशियल साइड पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है डेवलपमेंट वर्क की। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हम कहेंगे कि अब एक्सपोर्ट हमारी कम्पिटिटिवनेस की तरफ जाएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। एक्सपोर्ट अब हम इस तरह से ही पिछले 2-3 साल में कर रहे थे कि ट्रेड अकाउंट को सरप्लस में लाने के लिए या ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इंपोर्ट को कट करने की बात कर रहे थे, जो एक ग्लोबल पॉलिसी भी अनफॉर्चुनेटली मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि आप इंपोर्ट कट करने की पॉलिसी अडॉप्ट करें। लेकिन इंपोर्ट एक टैरिफ की एक दुनिया भर में एक टैरिफ बढ़ाए जा रहे हो, जब एक तरफ से बढ़ाया जाता है कंट्री से दूसरी कंट्रीज के जवाब में बढ़ा रही है, विच इज नॉट ए हेल्थी साइन। तो वहां से इंपोर्ट को कट करने की बात की जा रही थी, लेकिन इंपोर्ट कट करने के बजाय पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए या करंट अकाउंट को सरप्लस में बढ़ाने के लिए हमें एक्सपोर्ट पर यकीनन तवज्जो देनी होगी। खुद आपके प्रोग्रामों में मैं बहुत दफा ये बात करता रहा हूँ कि हमारे जो प्रॉब्लम है इनको अगर हम चाहें कि रिजॉल्व हो, सस्टेनेबली रिजॉल्व हो, लॉन्ग टर्म के लिए रिजॉल्व हो, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो हमें एक्सपोर्ट को एनहांस करना होगा अपने, दूसरे राइट। एफडीआई कॉन्ट्रैक्ट, यही दो और हमारे वो पास ऑप्शन। ऑफ कोर्स एफडीआई के लिए एसआईएफसी की एफर्ट्स जो हैं वो काफ़ी हैं और जारी हैं, और मजीद भी कोशिशें की जा रही हैं। इसकी वजह से काफ़ी हम अपॉर्चुनिटीज़ देख भी रहे हैं। वेल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा हम देख रहे हैं, खासकर इकॉनमी के हवाले से जो हमारे इंडिकेटर्स हैं। आईएमएफ भी इस बात को मान रहा है और आईएमएफ ने भी इस बात को सराहा है कि हमारी जो जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, जितने सारे ट्रिगर्स हैं, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमारी जो एक कंडीशनैलिटी है वो फुलफिल हो चुकी है। बस रिफॉर्म्स के हवाले से मजीद डिस्कशंस जारी हैं, क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से फाइनेंसिंग के भी हम कह सकते हैं इम्कानात हमें नियर फ्यूचर दिखाई देंगे। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं। लेट्स सी आज की मार्केट में क्या अपडेट्स मौजूद हैं। ओपन हुई मार्केट 1,65,476.02 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,67,561.69। लोअर वाज 1,65,357.2 एंड फाइनली क्लोजर, जो कि आप देख सकते हैं कि मार्केट हायर साइड पे चले गई थी और लोअर आने के बाद थोड़ी सी रिकवरी के बाद पॉजिटिविटी के साथ क्लोजर हुआ 1,65,686.38, यानी कि 210.36 का फ्लैट नोट इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिज्म मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और तुर्क सरकारी कंपनीज के हवाले से। इनके दरमियान तेल और गैस यानी कि ईएनपी सेक्टर के अंदर जो है वो एक मुश्तरका तलाश का मुआहदा हुआ है। यहाँ पर दोनों कंट्रीज जॉइंट वेंचर करके डिस्कवरीज करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, तुर्किया के लिए भी अच्छा होगा। और दोनों कंट्रीज़ की जो सरकारी कंपनीज है यानी गवर्नमेंट जो कंपनीज है, जैसे हमारे पास OGDCL एंड PPL है, तो वहाँ की जो सरकारी कंपनीज है वो दोनों मिलकर जो है ये डिस्कवरीज का आगाज़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त अग्रीमेंट और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दोनों कंट्रीज की जानिब से देखी गई है, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए ही फायदेमंद साबित होगी। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड UAE के हवाले से। ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी हम कह सकते हैं कि UAE इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। वहीं हमारे पास ट्रेड जो है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि UAE की जो ट्रेड है वो एक प्रॉपर वे में पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली और तरीके से जो है वो आने वाले दिनों में हो। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे।
खासकर यूएई के हवाले से ये देखा जाता है कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बिजनेस हब बनता जा रहा है। इसमें पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की तकरीबन 100 आईटी कंपनीज़ के हवाले से। 1000 मंदुबीन दुबई में गेटेक्स ग्लोबल में शामिल होंगे, तो आज ये भी हम बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट होगा ये एक्सपो और ख़ासकर आईटी सेक्टर के लिए कितना ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है ऑलरेडी अपने एक क्वालिटी वर्क के हवाले से बहुत मशहूर है। ख़ासकर हमने मार्का हक में भी देखा जब एक आईटी के हवाले से जो हमारी एक हम कह सकते हैं ना साइबर सिक्योरिटी इतनी मजबूत दिखाई दी, तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आईटी सेक्टर पे है एक एतमाद है पूरी दुनिया का, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम बात करेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से यानी आरडीए के हवाले से। सितंबर में तकरीबन 20% का इजाफा देखा गया, यानी $196 मिलियन जो है वो मौसूल हुए। ये कितना ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वो एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो रहा है। आरडीए के हवाले से डिस्कशन ज़रूरी है और ये तकरीबन 195 हम कह सकते हैं $196 मिलियन का अमाउंट सिर्फ एक महीने के अंदर आना, ये बहुत ज़्यादा खुशाइन कदम है। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नईम सिद्दीकी साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो नईम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा ये बताइए नईम साहब, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आरडीए से ही स्टार्ट करते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट एक पॉजिटिव अप्रोच पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक फैसिलिटेशन दी गई और उनको रिटर्न्स उनके अगर वो डॉलर में कहते हैं ना कि अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स भी डॉलर में ही आते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपार्ट फ्राम के जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं, जैसे कि हमारा ख्याल है कि इस साल हमको 38 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारी रेमिटेंस आई हैं और नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 42 बिलियन। तो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है ये अपार्ट फ्रॉम डैट है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ है। और मेरे तो खुद अपने कई जानने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ बैंकों में रोशन डिजिटल अकाउंट खोला और जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं पैसे वापस मिल जाएं तो इमीडिएटली उनका रिटर्न भी हो गया। और देखिए ये दुनिया में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न जो है ना आपको रोशन डिजिटल अकाउंट में पाकिस्तान में मिलता है। बाहर तो जब आप बैंकों में पैसे रखते हैं तो आपको उन बैंकों में पैसे रखने के लिए जो है ना आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो बैंक कहता है कि हम आपके पैसे की हिफाजत कर रहे हैं तो वी विल चार्ज यू फॉर डैट। तो लेकिन ये हमारे लिए तो बड़ा खुशाइंद है। और अभी जो ऐसे आपने बताया कि $196 मिलियन हमें आया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आइंदा महीनों में हमारे पास ये कुछ तकरीबन $300 मिलियन तक हमारी ये इंक्रीज़ होगा। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो इंटरनेशनल आप हमारी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो अप्रोच है गवर्नमेंट की और अब आगे इकोनॉमिक भी, तो लोगों को ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस होता जा रहा है कि पाकिस्तान में बैंकों में पैसा रखना या पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना दोनों जो सेफ़ हैं और इसलिए दे आर सेंडिंग मनी टू दिस अकाउंट। और यही वजह है कि आप देख रही हैं कि इस महीने 20% इसमें इंक्रीज़ हुआ है और आइंदा होपफुली जिस तरह हमारी रेमिटेंस इंक्रीज़ हो रही है इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट में भी देखिए ना हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ हैं। अब वो पाकिस्तान पैसा भेजें या पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा रखें, ये दोनों सूरत हाल जो है ना ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। और जैसे कि हम मुख्तलिफ मुल्कों से हम पैसे लेते हैं अपने अकाउंट में रखने के लिए, जब हमारे अकाउंट में ये इतने पैसे आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी कि हमारा अगर $1 बिलियन 2 बिलियन रोशन अकाउंट में साल का आ जाता है तो दिस विल बी ए मच ग्रेटर वैल्यू एडिशन फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। राइट। नईम साहब ये भी बताइएगा, हमारे पास जो अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच या फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर यानी कि एक रीजनल कोऑपरेशन वाज़े तौर पे देखा जा रहा है। इसकी मिसाल हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो अभी सूरत हाल है, डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई किसी ना किसी कंट्री के साथ या तो विज़िट कर रहे होते हैं या कोई हमारे पास आ रहा होता है, तो ये एक ऑटोमेटिकली जो एक सरकारी विजिट्स हैं वही इसको तमाम इस चीज़ की अक्कासी करते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड तुर्किया रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रदरली कंट्री है, हमेशा से स्ट्रांग है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि दोनों जो एक कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट कंपनीज यानी कि पाकिस्तान में जैसे OGDCL, PPL एंड अदर PRL, तो
इनकी तेल और गैस यानी कि ऑयल एंड गैस के हवाले से जितनी डिस्कवरीज हों ये मिलकर करें, इसमें इश्तराक करें, इसके हवाले से ये कैसे देखते हैं आप कि खासकर तुर्किया एंड पाकिस्तान फिर जब दोनों कंट्रीज जॉइंट वेंचर्स करेंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा आउटकम आएगा? देखिए, तुर्की के साथ तो पाकिस्तान के हमेशा से एक तो दोस्ताना तल्लुकात रहे हैं और एक तजारती तल्लुकात भी हमारे तुर्की के साथ बहुत अच्छे रहे हैं और हमने इससे पहले भी कई जॉइंट वेंचर किए हैं, बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे भी हमने उनके साथ जॉइंट वेंचर किए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो ऑयल एंड गैस है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है गैस की और ऑयल की, और अगर इसको जैसे अभी पीपीएल ने आपको पता है कि अपना ऑफशोर इंडस ब्लॉक सी जो है उसकी ओनरशिप टेम्परेरी जो टर्किश पेट्रोलियम को हैंड ओवर की है और ये अभी इसका जो लीगल प्रोसेस है वो हो रहा है, तो इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। दोनों मुल्कों एक हमें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर यहाँ पे ऑयल निकलता है तो हमारा जो 12-13 बिलियन डॉलर का जो एक्सपेंस है ऑयल की इंपोर्ट पे, उसमें कोई कमी होती है तो जितनी उसमें कमी होगी उतनी हमारी इकोनॉमी में प्लस होगा, और जो जितना हमारा प्लस होगा, देखिए हमें इस वक्त सबसे बड़ा ये जो आप देख रही हैं हमारी गवर्नमेंट की इस वक्त जितनी काविशें हैं, जैसे अभी हमने रीजनल बात की, तो मैंने तो लास्ट ईयर आपके प्रोग्राम में कहा था कि अब हम ग्लोबल जो एसोसिएशन है उसकी हद में रीजनल पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। और पिछले साल की SCO समिट जो इस्लामाबाद में हुई और इस साल की SCO समिट जो कि चाइना में हुई, उसने देखें ये इस एरिया के लोगों को, आसियान को, सार्क को, SCO को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया और अब बड़ी बातें हो रही हैं कि हम मतलब जो यूरोपियन यूनियन की तरह एक बड़ी एसोसिएशन बनाएं, हम ब्रिक्स की तरह बड़ी एसोसिएशन बनाएं और रीजनल और पाकिस्तान तमाम चीज़ों में अपने बिजनेसेस, अपने जो एक हम कह सकते हैं ट्रेड के हवाले से सबसे ज़्यादा इसको फ़रोग देता है कि अगर हम पाकिस्तान एंड चाइना के साथ बात कर रहे हैं तो हमारा एक अपना बिजनेस है, अगर हम पाकिस्तान US के साथ हैं जो कि हमने देखा ही परसों के दिन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी, अपने बिजनेस, अपने जो है हम कह सकते हैं ना कि फ़ायदे के लिए अब फाइनली वो बात करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे बहुत काम हो रहा है। ये जो चीज़ है दिस वाज ड्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जहाँ जाके बात होती है ना, वहाँ पे जो पॉलिटिक्स की बात होती है, जो फ्रेंडशिप की बात होती है, वो इकोनॉमिक्स की बात होती है। अब रीजन के अंदर हम तुर्की के साथ रिलेट कर रहे हैं, अब तो हम सऊदी अरब के साथ भी बात कर चुके हैं। चाइना के, सऊदी अरब के साथ हमारे पॉजिटिव हैं, चाइना के साथ हमारे पॉजिटिव हैं, अमेरिका के साथ अब देखिए इस वक्त हमारी बिल्कुल वेरी और अभी तो सिर्फ G2G मुज़ाकरात हो रहे हैं। G2G मुज़ाकरात, और कल जबकि हम B2B B2C जब मुज़ाकरात होना शुरू हो जाएंगे तो हमें देखें कि वहाँ चाहे अमेरिका से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम मंगवा सकते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम अमेरिका को भेज सकते हैं। और टर्की तो हमेशा से जब भी देखें टर्की के साथ जब भी नेगोशिएशन हुई है, जब भी दे हैव ऑलवेज शोड देयर इंक्लाइनमेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे भी जो लोग हैं वो भी वहाँ जाके देखें कि क्या हम रेसिप्रोकल कर, देखें हमारे पास सबसे बड़ी अभी बात कर रही थी IT में माशाल्लाह वी आर वेरी गुड, वी आर एक्सीलेंट, हमारे पास स्किल्ड लेबर एक्सीलेंट है। हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो और चाहे हम वो सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट जो है ना दूसरे मुल्कों को दे। ये दोनों अब लोग कहते हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये जो आज आप रोशन डिजिटल की बात कर रही हैं, आज आप 42 मिलियन की बात कर रही हैं, तो ये कौन कर रहा है? ये हम लोग भी जब थे शुरू में जवान हुए तो हम भी बाहर चले गए, हम समझते हैं। और आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताते चले कि RDA अकाउंट जस्ट 48 आवर्स के अंदर जो है वो ओपन अप हो जाता है, बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए फैसिलिटी है जो पाकिस्तान ने अपने लोगों के लिए दी है। 48 आवर्स के अंदर ये अकाउंट ओपन होता है और इस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वेब पेज पे ही तमाम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स एंड क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो आप सबमिट करवाएं। और 48 आवर्स के अंदर जब आपके अपने मुल्क के अंदर ये अकाउंट हो जाएगा तो उससे आप ईजिली जो है वो एक सेविंग प्लेटफॉर्म जो है इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। रेट ऑफ रिटर्न ROI बहुत अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि पाकिस्तान और UAE के साथ जो रिलेशंस हैं वो हमेशा से ही हम चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हो,
क्योंकि ये एक फ्री पोर्ट भी है, हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि पूरी दुनिया के लिए बिजनेस हब है, और पाकिस्तान इससे जब जॉइंट वेंचर करेगा तो पाकिस्तान इससे यकीनन फ़ायदा उठाएगा। और ख़ासकर हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो ऑलरेडी दुबई के साथ, यूएई के साथ बहुत ज़्यादा एक कीन है कि उनके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और तमाम इसके अंदर बिजनेसेस दिखाई देते हैं, एक अटैचमेंट है। वहीं हमारे पास ट्रेड के हवाले से इसमें मजबूती मज़ीद आ सकती है, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं टाइज़। नंबर 2, हमारे पास जो एक आईटी के हवाले से एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि पाकिस्तान की 100 कंपनीज़ जो है वो वहाँ जाके अपना एक हम कह सकते हैं कि उस एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगी और वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगी। क्या पाकिस्तान में एक ह्यूज टैलेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों चीज़ों के बारे में बताइए कि कितना पोटेंशियल पाकिस्तान में और कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए जी, यूएई के साथ पाकिस्तान के हमेशा से बड़े बरादराना तल्लुकात रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हमने कमज़ोरी ये ज़रूर दिखाई है कि हमने ये गल्फ़ की जो मार्केट को ना कमर्शियली इतना अप्रोच नहीं किया। ये जाइटेक्स जो है ये पिछले 35 साल से वहाँ पे ये एक्सपो लगती है, ये बहुत बड़ी एक्सपो होती है। और पाकिस्तान की सारी आईटी कंपनीज, पहले हार्डवेयर की, कभी जब इतना सॉफ्टवेयर का नहीं था तो हार्डवेयर की कंपनी वहाँ जाती थी। अभी दिस इज़ वेरी गुड टाइम के मैं समझता हूँ पाशा की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वहाँ गई हैं, और दिस इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी कि वहाँ से वो बिज़नेस को लेके आ सकते हैं। और जो इस वक्त हमारा आईटी की जो एक्सपोर्ट $4 बिलियन की जो हम कहते हैं, वैसे मेरे तो ख्याल में उससे ज़्यादा है, हम इसको आसानी से $10 बिलियन पे ले जा सकते हैं। हमारी AI, हमारी ब्लॉकचेन, हमारी ये सारी चीज़ें जो है ना पाकिस्तान के पास, इस सब का, जैसे भी आप बता रही थी कि वो जो हमने अभी जो मार्का हक हुआ है उसमें हमारी जो साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें कितना आपने देखा अच्छे तरीके से हमारे इंजीनियर्स ने इसको किया है। तो मैं समझता हूँ कि यूएई के साथ अब हमें अपने तजारती तल्लुकात को बढ़ाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम आईटी हमारे दूसरे बहुत सारे सेक्टर हैं। देखिए यूएई का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट्स द सेंट्रल कमर्शियल हब फॉर एवरीवन। आप वहाँ पे, मैं तो ये भी मशवरा दूंगा कि बल्कि पिछले दिनों वहाँ से लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे हमें अपना एक्सपोर्ट सरप्लस के लिए हमें अपने जो डंपिंग जो है ना वो बनाने चाहिए वेयर हाउसेज, ताकि जब भी दुनिया में कहीं पे भी ऑर्डर हो तो हमारा जो स्टॉक है वो वहाँ पे पड़ा हो और इमीडिएटली हम वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर सकें। और आईटी के लिए भी, आईटी भी, टेक्सटाइल भी, आपके राइस भी, यू नेम द प्रोडक्ट, आपको वहाँ पे आप वेयर हाउसिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेने चाहिए और वहाँ पे स्टॉक रखना चाहिए। जितना आपका स्टॉक अवेलेबल होगा उतनी जल्दी वो बिकेगा। इसी तरह आईटी कंपनीज़ को भी वहाँ पे अपने जो ऑफिसेज वगैरह हैं या अपनी ऑफशोर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और वहाँ से पूरी दुनिया के ऑर्डर दुबई में आते हैं, पूरे गल्फ़ के ऑर्डर भी। अभी आप देख कुवैत में आपने देखे रिसेंटली हमारी कंपनीज गई थी, तो यहाँ पे भी गई हैं। तो ये अब इट्स एन ओपनिंग, इट्स अ वेरी बिग ओपनिंग। कंपनीज पार्टिसिपेट करने जा रही हैं आईटी सेक्टर। जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है, क्या समझते हैं आप, कितना बड़े अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लेके आ सकते हैं, कितने एफर्ट जो है हमारी वर्कआउट कर सकती है? मेरा तो बिल्कुल यही फोरकास्ट है कि वी वेरी सून वी विल टच $10 बिलियन इन आईटी, बिकॉज़ दिस इज इन आईटी, इंडिविजुअली आईटी, बिकॉज़ दिस इज ओनली एरिया व्हिच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। राइट, चलें जी नईम साहब, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन जारी है बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू साहब, मौजूद है काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट का आउटकम जो है वो सितंबर मंथ में बेहतरीन तौर पे आते हुए दिखाई दिया है, जिसके इम्पैक्ट्स ये हैं कि आने वाले दिनों में इन अकाउंट्स में भी इजाफा हो रहा है और साथ साथ जो अमाउंट है वो भी पर मंथ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले कमोडिटीज़ देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,38,155 रुपीज़। आप देख सकते हैं गोल्ड की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और तकरीबन ये 4 लाख से अब हम कह सकते हैं कि 4,50,000 के करीब पहुंचने वाली हैं। खासकर गोल्ड पर 10 ग्राम 3,76,047 रुपीज़। लोकल मार्केट में ये प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $4,137.97। ऑयल प्राइसेस के हवाले से भी बात करते चलें। ऑयल प्राइसेस में $58.69 यानी कि ऑयल WTI पर बैरल दिखाई दे रहा है। आज ऑयल में काफ़ी कमी देखी गई है। एक अच्छी बात यह है कि $60 से कम आ चुके हैं WTI, जबकि ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $62.29 दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस का एक बढ़ना ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है, ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है लोकल मार्केट प्राइसेस को। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, हमारी मार्केट में क्या मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक।
करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.64 रुपीस, सेलिंग वाज 327.23। यूके पाउंड बाइंग रही 375.27 रुपीस, सेलिंग वाज 375.94। यूएस डॉलर बाइंग रही 281.05, सेलिंग वाज 281.55। चाइनीज युआन बाइंग रही 39.42, सेलिंग वाज 39.49 रुपीस। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी रेट्स में जीसीसी करेंसी रेट सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.94 रुपीस, सेलिंग वाज 75.08। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.54, सेलिंग वाज 76.67। नेक्स्टली कतरी रियाल बाइंग रही 77.28 रुपीस, सेलिंग वाज 77.41। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.97, सेलिंग वाज 918.6। ये थे करेंसी रेट्स। हम डॉलर प्राइसेस देख रहे हैं एक स्टेगनेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं और 281.5। इट मींस के हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कि जैसे जैसे हमारा रुपी अप्रिशिएट करा है वैसे इससे फ़ायदा उठाया जा सके। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।